हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ा था और उस टॉपिक का नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको डायग्राम वगैरह बना करके बढ़िया से उसका स्ट्रक्चर समझाया था। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं कि उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उसी के पार्ट बाई पार्ट हम उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे वोकल कैविटी से स्टार्ट होता है, इट मीन्स मुख गुहा से स्टार्ट होता है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके फिनिश होता है, इट मीन्स छोटी आंत में जा करके फिनिश होता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर बताया और आज की क्लास में हम बारी बारी से एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेंगे, है ना, जिससे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। मैं अगर आपसे पूछूं वापस से कि हमारा बॉडी में जो डाइजेशन होता है, इट मीन्स फूड जो होता है हमारा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है वहाँ से लेकर के और वाटर सोल्यूबल तक बदलने के फॉर्म में, मतलब बदलने के दौरान जो होता है डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, डाइजेशन की मदद से होता है कि नहीं। ये तो मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है ना, तो मैं ज़रा एक बार यहाँ पर टॉपिक डाल देता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में हम इसे बोलेंगे पाचन तंत्र। ठीक है, ऊपर जा रहा है ना, एक सेकेंड। पाचन तंत्र। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे सर ये वोकल कैविटी से होता है ना। इट मीन्स कहाँ से? मुख गुहा से। याद रखिएगा, वोकल कैविटी से क्या हो जाएगा, डाइजेशन जो होता है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। क्या चीज़ का डाइजेशन होता है वोकल कैविटी में, बताइए मेरे साथ जल्दी से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो होता है वो एक एंजाइम होता है हमारे सलाइवा में, है ना, सलेवरी ग्लैंड जो होता है वो सलाइवा रिलीज करता है, यानी कि लार निकलता है हमारे मुंह से। और इसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, यानी कि हम जो रोटी चावल जो भी खा रहे हैं उसमें से जो भी कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है वो क्या हो रहा है, वो टाइलिन के हेल्प से माल्टोज में चेंज हो जा रहा है। ये ना हम लोगों ने सीखा था। चलिए, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वोकल कैविटी से स्टार्ट होता है। वोकल कैविटी में कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसमें से सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है हमारा, बताइए, वोकल कैविटी में हमारा सबसे पहला पार्ट होता है टीथ, है ना। क्या होता है? दांत। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? दूसरे नंबर पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या हमारा होता है? टंग। इट मीन्स ये क्या बोला जाएगा? जी। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? लिप होता है। इट मीन्स क्या होता है? होठ। क्लियर है, ये तीन पार्ट जो होता है वोकल कैविटी में इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये तीनों का तीनों डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, पाचन में भाग लेता है। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ दांत से, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आएंगे जीभ पर, फिर जाकर के लिप पर और फिर जाकर के हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा मुख गुहा का तीन मेन पार्ट जहाँ से डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं सब चीज़ों के बारे में। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारे जो दांत होते हैं, दांत किस चीज़ से मिल के बना हुआ होता है, तो याद रखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्लियर है, दांत जो होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस। सवाल ये उठता है, आपसे पूछा जाएगा कि कितना परसेंट इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है ना। इसमें क्या होता है? कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस होता है। और आपसे पूछा जाएगा तो कितना परसेंट होता है, तो 98% होता है। याद रखिएगा, क्लियर है। यही कारण है कि दांत को सबसे
हार्डेस्ट पार्ट बोला जाता है ना? क्या बोला जाता है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। क्लियर है? हार्डेस्ट पार्ट मतलब कठोरतम भाग। क्लियर है? हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है, इट मीन्स कठोरतम भाग जो होता है, वो क्या कहलाता है? दांत कहलाता है। याद रखिएगा। इसमें हार्ड कौन बनाता है इसको? तो याद रखिएगा, इसमें जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है वही जा करके इसको हार्ड बनाता है। कितना परसेंट होता है सर? तो आपको बताना है 98%। अच्छा, एक बात बताओ मुझे आप, कैल्शियम तो हमारे बोन्स में भी होता है, हमारे हड्डियों में भी होता है। अब सवाल उठता है कि हमारे हड्डियों में कितना होता है? तो याद रखिएगा, हमारे जो बोन्स होते हैं ना, इसमें 68% जो होता है वो कैल्शियम होता है ना? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो होता है वो कितना होता है? 68% कैल्शियम होता है। तो आप एक चीज़ गौर करें, इसके मुकाबले यहाँ पर इट मीन्स हड्डियों के मुकाबले दांत जो है उसमें क्या हो जाता है? ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। यही कारण है कि हड्डियों से कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूत जो होता है वो हमारा दांत होता है। हमारे बोन्स में एक और एलिमेंट पाया जाता है, और वो क्या होता है? एक खास तरीके का प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, हमारी हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है? एक खास तरीके का प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं ओसिन प्रोटीन। क्लियर है? ओसिन प्रोटीन। याद रखिएगा। अब ये कितना परसेंट होता है? तो 68% जब कैल्शियम हो गया तो उसके बाद बचा कितना? आप बोलोगे सर 32% बचा। तो ये 32% जो होता है वो खास तरीके का प्रोटीन पाया जाता है, और ये क्या होता है? ओसिन प्रोटीन। ठीक है? क्लियर? जब हम बोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तब थोड़ा सा और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ बोन्स के बारे में, है ना? बोन का अलग से टॉपिक आपको समझाएंगे। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कौन कौन नाम होते हैं उनके, है ना? सारी हड्डियों के नाम आपको बताया जाएगा, है ना? कौन सी हड्डियों की संख्या कितनी होती है ना? किस किस टाइप का होता है, मूवमेंट, जॉइंट किस किस टाइप का होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो दांत होते हैं वो कौन कौन से टाइप के दांत होते हैं, है ना? आपने देखा होगा ना कि हमारे जो दांत होते हैं, जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो उस दौरान जो उनके दांत होते हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम ख़त्म हो जाते हैं, और फिर जा करके क्या होता है? कुछ नए दांत निकल के आते हैं। पहले वाले कितने दांत थे, बाद में कितने दांत आते हैं, है ना? पहले वाले में कौन कौन सा था, बाद वाले में कौन कौन सा है कि नहीं? क्या सारे एनिमल्स के दांत उसी टाइप के होते हैं, है ना? क्या सबके दांत टूट करके दोबारा होते हैं, या फिर सबके दांत का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है? स्ट्रक्चर इट मीन्स कि ऐसा तो नहीं कि मतलब सारे के सारे दांत का साइज सेम होता हो, है ना? क्या ह्यूमन बॉडी में अलग अलग होता है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है? चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे जो दांत होते हैं वो क्या होता है, मतलब किस टाइप का होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है डाइफाडोंट। इसे हिंदी में बोलते हैं द्विबार दंती। ठीक है? द्विबार दंती इट मीन्स डाइफाडोंट इसलिए क्योंकि हमारे दांत जो होते हैं वो दो बार निकलते हैं, है ना? एक बार आपने देखा होगा बचपन में दूध के दांत दो होते हैं, और वो जब टूट जाता है फिर जा करके क्या होता है? हमारा अलग से भी दोबारा दांत निकलते हैं। पुराने वाले सारे दांत टूट जाते हैं और नए दांत निकलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया डाइफाडोंट। क्लियर है? डाइफाडोंट के बाद एक और हमारे पास होता है, जो हमारा ह्यूमन बींग्स का जो टीथ होता है, इट मीन्स इंसानों का जो दांत होता है वो होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब विषम दंती। याद रखिएगा, ये डाइफाडोंट भी होता है प्लस साथ के साथ हेट्रोडोंट भी होता है। डाइफाडोंट इसलिए बोला क्योंकि दो बार दांत निकलते हैं, और हेट्रोडोंट इसलिए बोला क्योंकि विषम दंती मतलब विभिन्न प्रकार के, है ना? मैं यहाँ अपनी भाषा में लिख देता हूँ, विभिन्न प्रकार के। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, एक बात बताइए, ये डाइफाडोंट जो है द्विबार दंती है, तो बहुत सारे जीवों में ऐसा भी होता है, कौन सा होता है? मोनोडोंट। मोनोडोंट
का मतलब हो गया जो एक बार दंती, यानी कि एक ही बार जो दांत निकलता है, और वो किस में होते हैं, तो वो होता है फिश में, आपने देखा होगा, है ना। फिर जाकर के किस में आता है, जो मतलब मछली में होता है ना। फिर जाकर के एक और होता है क्रोकोडाइल, है ना। है ना, मतलब क्या, इन सब चीज़ों में जो होता है वो कैसा दांत होता है, एक ही बार निकलता है। क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंसानों की, तो इसमें क्या होता है, डाइफाडोंट होता है और इसको हेटेरोडोंट होता है। ये एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब जाकर के हम इन सब चीज़ों पर आएंगे, फिश में कैसा होता है ना, और बचे हुए जानवरों में कैसा होता है। फिलहाल हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, मानव की बात करते हैं। तो इसमें याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंसान जो होता है वो द्विबारदंती इसलिए बिकॉज 2 बार निकलता है, और हेटेरोडोंट इसलिए क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से टाइप होते हैं इसके, ठीक है ना। तो मैं टाइप को यहाँ पर, एक मिनट, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है, ये सब तो हमको समझ में आ गया है। मैं इसके टाइप से यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। इसको मैं यहाँ थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप का दांत होता है। पहला टाइप जो होता है वो क्या कहलाता है, इंसीजर, है ना। दूसरा टाइप जो होता है वो क्या कहलाता है, कैनाइन। तीसरा टाइप जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रीमोलर। और चौथा टाइप क्या कहलाता है, मोलर। क्लियर। याद रखिएगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में से क्या बोलते हैं, है ना, इंसीजर, कृतंक, कैनाइन, रदनक, प्रीमोलर, अग्र चवर्णक, और मोलर को क्या बोला जाता है, चवर्णक। याद रखिएगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कृतंक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। क्लियर है। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, अगर आप हिंदी वाले नाम को देखोगे तो कृतंक लिखा हुआ है, हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि काटने के काम आता है। दूसरा रदनक, फाड़ने के काम आता है। तीसरा अग्र चवर्णक, चबाने के काम आता है। और उस चबाए हुए भोजन को अच्छे से पीसने के लिए हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, मोलर का यूज़ करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। आप नाम से ही याद रख सकते हो। क से कृतंक, आपको समझ जाना है काटना। रदनक, उसके बाद कट गया तो उसको फाड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में करना, रदनक। अग्र चवर्णक, इनमें से आगे जो होगा 2 साइड में, चवर्णक के आगे, वो क्या कहलाएगा, अग्र चवर्णक। इट मीन्स चबाने में हेल्प कर रहा है। और चौथा जो होगा चवर्णक, इट मीन्स उस चबाए हुए भोजन को बहुत अच्छी तरीके से पीसने के लिए क्या करते हैं, मोलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आना। अब इनकी संख्या कितनी होती है। अच्छा, एक बात और, सबसे पहले जो दांत निकलता है उसका क्या नाम होता है, तो सबसे पहले जिसका नाम है वही, इट मीन्स हमें समझ जाना है कि इंसीजर जो होता है वो सबसे पहले आने वाला दांत होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहले आने वाला। ठीक है, क्लियर है। और मोलर जो आता है बाद में वही कहलाता है विजडम टूथ, है ना। इसे हम बोलते हैं बुद्धि दंत। बुद्धि दंत इट मीन्स बोलते हैं ना अकल की दांत, है ना। एक और नाम इसका अकल की दांत या दाढ़ कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो ये विजडम टीथ जो होता है वो एक्चुअली कौन सा होता है, तो मोलर वाला होता है। और इंसिजर जो होता है, जो सबसे पहले आपने देखा होगा छोटे बच्चों का सबसे पहले दांत निकलता है तो आगे की तरफ 2 दांत निकलता है ना। चलिए एक सेकंड, मैं ज़रा इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ, स्ट्रक्चर बना करके कौन सा कैसा कैसा होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये हमारा जॉ है, जॉ मतलब जबड़ा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से करके। और एक बात याद रखिएगा, इस जबड़े में, है ना, इस जबड़े को हम क्या करते हैं, सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। निचला जबड़ा मान लेते हैं या ऊपरी कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो याद रखिएगा कि सबसे आगे, इट मीन्स अगर हम इसको सेंटर से दो भाग में बांट देते हैं तो शुरू में जो दो दांत निकले हुए होंगे स्टार्टिंग में, है ना, ये हमारे पास सेंटर है। एक मिनट, एक और मार्कर ले लेता हूँ मैं। तो मैं एक और मार्कर अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सेंटर वाला हिस्सा हो गया। और सेंटर वाले हिस्से में से ये जो हमारे शुरू में दो दांत होते हैं, इट मीन्स पहला ये और दूसरा ये। उसके बाद फिर मैं थोड़ा अलग अलग बना रहा हूँ, दांत तो बिल्कुल पास पास होते हैं लेकिन वो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको समझने में, इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे पास शुरू के दो दांत हो गए, है ना। मैं इसको 1 और 2 लिख देता हूँ, समझने में आ जाएगा। फिर हमारे पास ये दांत होता है 3 नंबर, ठीक है ना, इसको मैं 3 लिख देता हूँ। फिर दो और पेयर में होते हैं, इसको मैं 4 और 5 लिख देता हूँ। और उसके बाद फिर हमारे पास 3 और पेयर में होते हैं दांत, 6, 7, 8। सेम टू सेम ऐसे ही इस तरफ में भी दो दांत जो होते हैं 1, 2, इसको मैं दूसरे कलर से डाल देता हूँ, 1 और 2। उसके बाद फिर हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास हो गया 3, ठीक है। और फिर जाकर के हमारे पास दो दांत और हो गए, इट मीन्स 4 और 5। और उसके बाद फिर हमारे पास 3 दांत और हो गए, 6, 7, 8। तो ये जो स्टार्टिंग वाला जो दो होता है ना इस तरफ को, 1 और 2, ये कहलाता है इंसीजर। आई लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में। ये कहलाता है इंसीजर के बाद कौन सा है, कैनाइन, याद रखिएगा, कैनाइन। उसके बाद फिर जो दो होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर। और उसके बाद फिर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मोलर। सेम टू सेम ऐसे ही इस तरफ में भी वैसे ही अरेंज हो जाएगा। ये दोनों कहलाएगा इंसीजर, है ना। फिर इसके बाद ये कहलाएगा कैनाइन, फिर जाकर के ये कहलाएगा मोलर, सॉरी प्रीमोलर। और फिर जाकर के ये क्या कहलाएगा, मोलर। ये बात समझ में आए नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास हो गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और फिर जाकर के मोलर। यहाँ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस तरीके से करके हमारे पास होते हैं। ये मैंने आपको, मान लीजिए कि हमारा मुंह होता है तो मैंने आगे का जो जबड़ा होता है ना, ध्यान दीजिएगा, आगे का जो जबड़ा होता है तो बीच में आपने देखा होगा कि सेंटर वाला जो एरिया है उसके बाईं तरफ दो दांत एक जैसे, फिर दाहिने तरफ दो दांत एक जैसे, है ना। इट मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों में सेम। फिर वैसे ही इधर, फिर वैसे ही इधर, फिर वैसे ही दो दांत और उसके बाद एक जैसे, फिर इधर भी दो दांत उसके बाद एक जैसे, फिर उसके बाद के 3 दांत एक जैसे, और फिर जाकर के इधर भी 3 दांत एक जैसे। याद रखिएगा, ये मैंने आपको पिक्चर बनाने के लिए, समझने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें स्पेस दे दिया है। एक्चुअली इन सब के बीच में स्पेस नहीं होता, ये पूरा का पूरा एक सेट होता है यहाँ पर, है ना, जो एक एक जैसे करके होता है। तो आप देख रहे होगे टोटल कि हमारे पास 8 दांत इस तरफ हो गए, 8 दांत इस तरफ हो गए, टोटल कितने हो गए, 16। इट मीन्स हमारे एक जबड़े में कितने दांत टोटल हो गए, 16 हो गए। और फिर जाकर के ये लोअर जो अगर है, नीचे का जबड़ा अगर है तो सेम टू सेम ऐसे ही कहाँ होगा, ऊपर वाले जबड़े में होगा। अब ध्यान दीजिएगा सवाल क्या आता है, सवाल ये उठा जाएगा, है ना। तो टोटल पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ जिसे हम डेंटल फार्मूला के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमको ये लिखना है 2, फिर इसके बाद ये कितना दांत होता है, इंसीजर कितने हैं सर, 2 है ना, 1 और 2, 2 इंसीजर है। फिर 3 नंबर जो है वो कैनाइन है, इट मीन्स एक जो है कैनाइन है। फिर उसके बाद 2 जो है वो क्या है, प्रीमोलर है। और फिर उसके बाद क्या है, 3 जो है वो क्या है, मोलर है। सेम टू सेम ऐसे ही दूसरे साइड में भी यही होता है, 2, 1, 2, 3। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है डेंटल फार्मूला। ये क्या कहलाता है, डेंटल फार्मूला। याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, दांत का फार्मूला, है ना, डेंटल फार्मूला। क्लियर है। अब एक बात और समझिएगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि टोटल इंसीजर कितने, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ देगा। तो आप सोचो कि एक तरफ अगर 2 है तो दोनों तरफ मिला के 4 होगा, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। आपसे पूछा जाएगा सर मोलर कितने हैं हमारे मुंह में, ऐसा डायरेक्ट आपसे सवाल आ जाएगा। आपको वहाँ पर क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है कि भाई मोलर एक तरफ कितना बताया गया, 3 बताया गया है ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो मोलर कितना बताया गया, 3।
3 ऊपर 3 नीचे, एक साइड में 6, फिर दूसरी साइड में 6, तो 6 और 6 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके आप कोई भी सवाल अगर आपसे किया जाएगा आप आसानी से आंसर बता सकते हो, है कि नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि प्रीमोलर कितने हैं, तो प्रीमोलर सर 2 हैं, इस तरफ 2 हैं, इस तरफ 4 हो गया, और फिर 4 ऊपर भी हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। इट मीन्स जो भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला में जितना दिख रहा है उसको आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। वो क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ टीथ आ जाएगा, टोटल कितने दांत है वो आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, टोटल कितने दांत हैं वो आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। याद रखिएगा ह्यूमन बींग्स का जो होता है वो इस तरीके से करके होता है। अब सवाल उठता है कि क्या एक बड़े इंसान के मुंह में, जिसका उम्र 18 साल हो गया है, क्या उसके मुंह में अगर हमारे पास में 32 दांत होते हैं तो क्या छोटे बच्चे के मुंह में भी 32 दांत ही होते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे के मुंह में क्या होते हैं, कम दांत होते हैं। कितने होते हैं, तो याद रखिएगा छोटे बच्चे का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2102, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा एक और 2102। अब आप देख रहे होगे कि बच्चे का जो दांत होता है वो 2102 के फॉर्म में होता है, फिर से वही इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, और फिर जाकर के क्या आ जाएगा, मोलर। इट मीन्स हमारे पास 2102 करके है। इट मीन्स बच्चे के मुंह में कौन से दांत नहीं होते हैं, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बच्चे के मुंह में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो बच्चे में प्रीमोलर जो होता है वो नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा प्रीमोलर जो होता है वो बच्चे के मुंह में नहीं पाया जाता है। और उसके साथ साथ में याद रखिएगा इंसीजर और कैनाइन का नंबर तो दोनों में सेम है, एक बड़े इंसान के मुंह में भी और एक छोटे बच्चे के मुंह में भी। लेकिन अगर बात की जाएगी प्रीमोलर की तो वो एब्सेंट है, और अगर मोलर की बात की जाएगी तो हमारे पास 3-3 करके टोटल 12 मोलर हो गया। लेकिन अगर एक बच्चे की बात की जाएगी तो उसके मुंह में कितना हो जाएगा, 2 करके 4 बार, इट मीन्स टोटल 8 मोलर हो जाएगा। इट मीन्स बच्चे के मुंह में क्या हो जाएगा, मोलर की मात्रा भी कैसी होगी, कम होगी, मोलर की संख्या भी कैसी होगी, कम होगी। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारे पास हो गया क्या, ये हमारे पास हो गया चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला, है कि नहीं। और ये जो है हमारे पास वो एक 18 साल से पर जिसको हम वयस्क व्यक्ति बोलते हैं उसका डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमने देखा कि हमारे मुंह में कितने टाइप के दांत होते हैं, है ना, और उनकी संख्या कितनी कितनी होती है, डेंटल फॉर्मूला कौन सा होता है। आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि कौन कौन से दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप यहाँ से आसानी से जवाब दे सकते हो, ठीक है। चलिए तो जरा 2 मिनट इसको नोट कर लीजिए, फिर जा करके मैं जो हूँ उसे आपको दांत का स्ट्रक्चर बना करके, पिक्चर बना करके मैं आपको बढ़िया से समझा देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, वीडियो को भी पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मैं अब एक दांत का स्ट्रक्चर बना करके और फिर जा करके जो मैं इस चीज़ को बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए याद रखिएगा कोई भी टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बशर्ते अगर हम उसको डेली डेली प्रैक्टिस में लेकर के रखें तो हमारे लिए वो बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले मैं एक पिक्चर बनाता हूँ दांत का। ये मान लेते हैं कि हमारा एक दांत है ना। क्लियर आ रहा है ना पिक्चर। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, फिर इसके बाद एक और इनर लेयर, इसके अंदर वाले को हम क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके से करके इसको बना देते हैं। क्लियर है। अंदर वाले हिस्से को मैंने रेड कर दिया है क्योंकि सबसे अंदर वाले हिस्से में ब्लड सप्लाई होता है, याद रखिएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा
डीप कर दे रहा हूँ ताकि आपका ध्यान इस तरफ को जाए। देखिए ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पेंटिंग बना लेते हैं, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। चलिए, तो जो आउटर लेयर होता है उसे क्या कहा जाता है? इनेमल, है ना। क्या बोला जाएगा कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट या फिर ब्राइटेस्ट पार्ट, क्लियर है? हार्डेस्ट या फिर ब्राइटेस्ट पार्ट, है ना। सेकेंड जो हमारा होता है डेंटाइन कहलाता है, ठीक है। सेकेंड लेयर जो होता है वो डेंटाइन कहलाता है, और थर्ड लेयर जो होता है पल्प कहलाता है, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं? पल्प क्या काम करता है? तो याद रखिएगा, ये जो होता है हमारे पास में, इसमें ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? कनेक्टेड टू ब्रेन, यानी कि हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। इसे क्राउन भी कहा जाता है। क्राउन का सीधा सा अर्थ होता है मुकुट या ताज। इट मीन्स जो बाहरी लेयर है, जो सबसे टॉप का लेयर है, वो मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा हमारा गम्स में, इट मीन्स हमारे मसूड़ों में पैक है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारे मसूड़ जो है जिसमें कि ये पैक किया हुआ है, ठीक है। और मसूड़ों में जो पैक होता है यहीं से जाकर के हमारा ब्लड सप्लाई होने का काम होता है। चलिए ध्यान से समझिएगा, दांत का सबसे आउटर लेयर जो होता है वो क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। हार्डेस्ट पार्ट है या फिर हम बोल सकते हैं ब्राइटेस्ट पार्ट है। आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि जब हम ब्रश करते हैं तो दांत का कौन सा हिस्सा जो होता है वो चमकने लगता है, तो आपको बताना है क्या? इनेमल वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा चमकता है ना। सेकेंड लेयर जो होता है वो डेंटाइन कहलाता है, क्लियर है। और उसके बाद फिर हमारा जो थर्ड लेयर जो होता है, जो सबसे अंदर का लेयर होता है जिसमें ब्लड सप्लाई चालू होता है, तो वो जो होता है वो क्या कहलाता है? पल्प कहलाता है, याद रखिएगा। इसमें ब्लड सप्लाई होता है। दूसरी बात क्या है? कनेक्टेड टू आवर ब्रेन। हर एक चीज़, जैसे आपने बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ लिया, आपने बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ ड्रिंक किया, और उस दौरान क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर हो आपके साथ में कि आपने सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो और आपका दांत जो है वो ठंडक फील करेगा, तो उस दौरान क्या हो जाएगा? ब्रेन को मैसेज कहाँ से जाएगा? तो वो इस पल्प वाले हिस्से में से ही जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इस पल्प वाले हिस्से से ही हमारे ब्रेन के पास मैसेज जाएगा, क्लियर है? समझ में आया नहीं? चलिए ध्यान से समझिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि दांत खराब होना कैसे शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपने खाना खाया और वो इस हिस्से में भरना शुरू हो गया धीरे धीरे करके, या फिर दो दांतों के बीच में यहाँ पर भर गया, क्लियर, या फिर इधर पड़ोसी दांत के साथ में ये इधर से भर गया, है ना, मसूड़ों के पास है। ये तीन जगह से डैमेज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो याद रखिए क्या होगा, खाने के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, इसमें फंसना शुरू हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा, और वो खुद खराब करेगा। तो क्या करेगा? ये हमारे दांत को भी धीरे धीरे करके ख़राब करना शुरू कर देगा। और जब ये हमारे दांत को धीरे धीरे करके ख़राब करना शुरू कर देगा, तो याद रखिएगा हमारा दांत जो होगा वो अंदर सबसे पहले जो डैमेज होगा वो कौन सा लेयर डैमेज होगा? इनेमल डैमेज होगा, क्लियर है। इनेमल डैमेज होगा। इनेमल वाला जो लेयर जो होगा जब डैमेज हो जाएगा, उसके बाद ये जो जितने भी ये खराब पदार्थ है ये क्या करेंगे? ये डेंटाइन को डैमेज करने का काम करेंगे, ठीक है। यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कैविटी हो जाना, आपने देखा होगा टीवी में ऐड वगैरह आता रहता है ना, दांतों में कैविटी हो गया है ना, यानी कि सड़न शुरू हो गया है। तो ये जो कैविटी जो होता है वो क्या करेगा? इसको डैमेज करेगा, उसके बाद फिर सेकेंड लेयर यानी कि डेंटाइन को डैमेज करेगा, क्लियर है। और जैसे ही डेंटाइन तक तो डैमेज है, तब तक तो आपका दांत ठीक ढंग से चलता रहेगा, डैमेज होता रहेगा और काम करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका पल्प वाला एरिया डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो जैसे ही पल्प वाला एरिया डैमेज होना शुरू हो जाता है तो ये क्या करेगा? ब्लड सप्लाई को रोकना शुरू कर देगा। और जब ये ब्लड सप्लाई को रोकना शुरू कर देगा डैमेज करके, क्योंकि ये हिस्सा भी क्या हो चुका है? खराब हो गया। और जब ये हिस्सा खराब होना शुरू हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा।
और जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे करके ये जो गम्स ने यानी कि मसूड़ा, ये क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे मसूड़ा, है ना, यानी कि गम्स। ये क्या करेगा, मसूड़े पे इसकी पकड़ कमज़ोर होती चली जाएगी, जो पकड़ पहले बहुत ज़्यादा मजबूत थी, और धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, हमारा मसूड़े से दांत जो होगा वो धीरे धीरे करके अलग होना शुरू हो जाएगा। पहले तो लूज होगा और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक दिन ही टूट करके अलग हो जाएगा। क्लियर है? अब एक बात याद रखिएगा कि जब हमारा दांत टूट करके अलग हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हम आर्टिफिशियल दांत का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको ये दांत का स्ट्रक्चर समझ में आया कि किस किस तरीके से करके बना हुआ है। क्लियर है? इसका जो बनावट है वो किस तरीके से करके है, सबसे पहले जो होता है एनिमल वाला हिस्सा, उसके बाद फिर डेंटाइन, और फिर जा करके जो होता है पल्प, ये डैमेज होना शुरू होता है। ठीक है ना, और फिर जब पल्प डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो आपका दांत जो होगा वो उखड़ के और अलग हो जाएगा। ठीक है, पल्प अगर जब डैमेज हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा कि आपका दांत जो होगा वो उखड़ के अलग होना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक बात और कि आपने देखा होगा कि मसूड़े भी हमारे धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं, है ना, तो मसूड़े के काला होने का बचपन में जो होता है या फिर जब हम यंग रहते हैं तो बिल्कुल रेडिश कलर में होता है या रेड होता है, और उसको फिर आपने देखा होगा धीरे धीरे करके वो काला हो जाता है। तो काला होने के पीछे रीजन ये है कि ब्लड सप्लाई इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं होता है ना, इसलिए आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, पहले सिस्टम था क्या, ब्रश के साथ में या ब्रश के बाद, है ना, या ब्रश से पहले भी बहुत सारे लोग क्या करते, दंत मंजन पाउडर लेकर के और उंगलियों से दांतों को घिसा करते थे। मसूड़ों का एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दांत को सुरक्षित रखने के लिए, बिकॉज ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो इसी मसूड़ों के थ्रू होता है, यानी कि इसी गम्स के थ्रू होता है, और इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और हमारा जो दांत तभी तक प्रॉपर तरीके से वर्क करता है जब तक इसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से होता रहेगा, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जो होगा ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने इसको आपको समझाया दांत के बारे में। ठीक है ना, तो हमारा वोकल कैविटी का फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो टीथ था, वो हमारा समाप्त होता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं टंग का यानी कि जीभ का, और फिर जाकर के हम बात करते हैं लिप का यानी कि होंठ का। चलिए इसको जल्दी से ज़रा नोट कर लीजिए, 2 मिनट जल्दी। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि हमारा दांत जो था वो किस तरीके से करके फंक्शन करता है। चलिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया क्या कि अगर हमारे दांत सड़ जाते हैं तो क्या करना होता है, हमें आर्टिफिशियल टीथ का इस्तेमाल करना होता है ना। तो आर्टिफिशियल 2 टाइप का होता है, एक तो वो होता है जो कि आपने देखा होगा क्या, किसी लोग बाहर निकाल लेते हैं और फिर वापस से जब खाना खाना होता है तब लगा लेते हैं, है ना। और एक वैसा आता है जो फिक्स कर दिया जाता है, हमारे गम्स में क्या कर दिया जाता है, उसको फिक्स कर दिया जाता है ना। जैसे 1-2 दांत अगर उखड़ते हैं तो कई बार क्या किया जाता है, फिक्स करने वाला लगा दिया जाता है ना। तो जो फिक्स करने वाला लगाया जाता है, याद रखिएगा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला तो क्या होता है कि नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैनल। कैनल को कहाँ सेट कर दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये गम्स में सेट कर दिया जाता है। क्लियर है, यानी कि कहाँ सेट कर दिया जाता है, मसूड़ों में सेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये बना हुआ रबड़ का एक मटेरियल होता है जो कि रबड़ में, मतलब जैसे हमारा मसूड़ा होता है उसी तरीके का ये भी होता है, और उसको क्या कर दिया जाता है, वहाँ पर सेट कर दिया जाता है। ठीक, दूसरा जो हमारा हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, जो कि इस तरीके से करके कुछ दांत के शेप का होगा, है ना, और ये वाला जो हिस्सा होगा, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है कैप। कैप मतलब ढक्कन, यानी कि ऊपर का हिस्सा। और ये क्या होता है, ये इसी कैनल में ला करके सेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये बने हुए किस पदार्थ के होते हैं, तो याद रखिएगा 2 पदार्थ होता है जनरली जो इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और एक होता है पोर्सिलिन, है ना, और दूसरा एक इस्तेमाल किया जाता है इसको मैं हटा देता हूँ, क्राउन में यहाँ लिख देता हूँ, एक्रेलिन रेजिन, है ना। तो ये 2 पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, 2 मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, क्या चीज़ करने के लिए, आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए। ठीक है ना, क्लियर है। कट रहा है क्या, एक्रेलिन, ओहो 1 सेकेंड, इधर का नाम कुछ कट गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों का नाम, कहाँ तक आ रहा है, इस जगह तक आ रहा है ना। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोर्सिलिन, और दूसरा
एक्रेलिन रेजिन, है ना, एक्रेलिन। तो याद रखिएगा यही वो दो पदार्थ है जिसका इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है, दांत को आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए, उसे यहाँ पर प्लेस करने के लिए। ठीक है, किस चीज़ का बना हुआ होता है, पोर्सिलिन का बना होता है या फिर एक्रेलिन रेजिन का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको इरेज करते हैं और फिर जाकर के अब आपको बताते हैं टंग के बारे में, जीभ के बारे में। 5 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा देर का नहीं है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, वीडियो को जहाँ जहाँ आपको लगेगा ना कि नोट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको बढ़िया से थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलिए आइए अब अपने दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है टंग। टंग यानी कि जीभ। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हम देखते हैं बार बार। टंग कितनी लंबाई होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। एक ऐसा पार्ट्स होता है जो दोनों तरफ से एंडिंग होती है, जिसकी बात समझ में आया नहीं, दोनों तरफ से एंडिंग होती है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये दोनों साइड से, इट मीन्स जीभ जो होता है वो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से करके, है ना, इस तरीके से करके। एक हायोड बोन होता है, उसके ऊपर ये टिका हुआ होता है ना, हमारे गले के पास में एक हायोड बोन होता है, उससे क्या होता है, वो टिका हुआ होता है। लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर। काम क्या होता है, फील टेस्ट, इट मीन्स स्वाद का अनुभव। क्लियर है, क्या होता है, वो स्वाद का अनुभव करना होता है ना। अनुभव नीचे लिख देते हैं। कौन कौन से स्वाद का अनुभव करते हैं बताइएगा जरा मुझे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है स्वीट्स, इट मीन्स मीठा। मीठा के अलावा और बताइए, और क्या फील होता है इससे, तो इससे हमें फील होता है शोर, खट्टा, कड़वा, बिटर, और फोर्थ जो होता है वो क्या होता है, होता है हमारे पास में सॉल्ट, इट मीन्स नमकीन। ये 4 तरीके का टेस्ट होता है जो कि क्या करते हैं, हम टंग से टेस्ट लेते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। कौन से हिस्से से हम कौन से टेस्ट को फील करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो ये सबसे आगे का हिस्सा हो गया हमारे टंग का, ये इस साइड का हिस्सा हो गया, ये इस साइड का हिस्सा हो गया। कुछ छोटे छोटे जगह यहाँ पर भी होते हैं और कुछ जगह यहाँ पर भी होते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से जो होते हैं ना, इस वाले जगह से, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर में दिखाता हूँ। ये सब वो जगह हैं जहाँ से हम टेस्ट को फील करते हैं। ठीक है, तो सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है स्वीट, मीठा को फील कराता है। उसके जस्ट ठीक पीछे, याद रखिएगा, मीठा जहाँ फील होगा उसके जस्ट ठीक पीछे हमें फील होता है सॉल्ट या सॉल्टी। क्लियर है, दोनों साइड से, इट मीन्स इस तरफ और इस तरफ से जो होता है शोर, इट मीन्स खट्टा। यहाँ से भी वही स्थिति है। ठीक है, और ये जो है ना बैक साइड वाला पोर्शन, ये क्या फील कराता है, बिटर, कड़वा। क्लियर है, बात समझ में आया नहीं। हम सबसे पहले, अच्छा फिर ये वाला पोर्शन क्या करता है, तो याद रखिए इस वाले पोर्शन में कोई भी टेस्ट नहीं होता है। चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स पे लेके आता हूँ। सबसे पहला कि आपको खट्टा कहाँ से फील होता है, तो दोनों साइड से। आपने देखा हो कभी कभी आप गोलगप्पे वगैरह खाने के लिए जाते हो और वहाँ पर अगर आपको गोलगप्पे वाला गोलगप्पा देता है और फर्स्ट टाइम जैसे ही आप मुंह में डालते हो, या कभी इमली खाए तो क्या क्या फर्स्ट टाइम जैसे ही हमने मुंह में डाला क्या होगा, अचानक से हमको खट्टा फील होता है और हमें लगता है कि साइड से कुछ हो रहा है।
बात समझ में आया कि नहीं? तो ये जो खट्टा का जो फीलिंग्स होता है वो हमारे कहाँ से आता है बताइए? तो वो हमारे आता है दोनों साइड वाले हिस्से से। मीठा का फीलिंग सबसे आगे से, और जस्ट मीठा के ठीक पीछे। कुछ लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा पीछे होता है मीठा नमकीन, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट मीठा के ठीक पीछे नमकीन वाला फीलिंग्स आता है ना, यानी कि हमको सॉल्टी फील होता है ना, नमक का स्वाद फील होता है, और ज़्यादा पीछे से कड़वा फील होता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा कि अगर हम यहाँ पर मीठा रखेंगे या फिर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो हमें फील नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर जहाँ पर खट्टा फील होता है वहाँ पर हम मीठा रखेंगे तो ऐसा नहीं कि हमको खट्टा फील होने लग जाएगा, है ना। जहाँ पर कड़वा फील होता है ऐसा नहीं कि वहाँ पर मीठा रखेंगे तो हमको मीठा फील नहीं होकर वो कड़वा फील होने लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर इस जगह पे जहाँ पर कोई टेस्ट नहीं फील होता है ना, यहाँ पर हम कर सकते हैं नो टेस्ट। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो कोई टेस्ट फील नहीं होगा। इस पोजीशन को बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस जगह पे रखने पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फील होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फील होता कैसे। तो याद रखिएगा, है ना, हमारे जीभ में क्या पाया जाता है? टेस्ट बड्स पाया जाता है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं स्वाद कलिकाएं, ठीक है, जिसकी संख्या 8000 से लेकर के लगभग 10,000 तक होती है। कैसे होती है वो समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए हमारे जीभ है, कुछ इस तरीके से करके छोटे 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 टेस्ट बड्स होते हैं, है ना। बात समझ में आया कि नहीं? तो किस किस जगह पे ज़्यादा होता है वो मैंने आपको बताया, है ना। इस तरीके से छोटे छोटे प्रोजेक्शन के फॉर्म में होते हैं, है ना, टेस्ट बड्स होते हैं। क्लियर है? अगर मैं आपको डीपली बात करूँ तो कुछ इस तरीके से करके होता है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा जीभ है, वो कुछ इस तरीके से अंदर से घुमा हुआ होगा, है ना। टेस्ट बड्स कुछ इस तरीके से करके होगा। इस तरीके से करके हमारे जीभ में टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, है ना। अगर हम इसको डीपली देखें तो ये क्या करता है, हमें जो भी टेस्ट होता है वो हमें फील कराता है। टेस्ट फील कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडा खाना लेते हैं तो हमें खाने में स्वाद नहीं आता, इसलिए बोला जाता है कि खाना हल्का गर्म होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म लेंगे तो भी हमारे टेस्ट बड्स जो होगा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा और हमें खाने में कोई भी स्वाद फील नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, स्वाद फील होने का मतलब ये है कि टेस्ट बड्स में, अब आपने वो पृष्ठ तनाव वाला कहानी पढ़ा होगा, तो पृष्ठ तनाव का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी पदार्थ अगर गर्म है तो उसका पृष्ठ तनाव कैसा होगा, वो पृष्ठ तनाव जो होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, फैला हुआ होगा, और वो आसानी से काफ़ी अंदर तक जा सकता है। और काफ़ी अंदर तक जाएगा तो क्या होगा, हमें टेस्ट फील होगा। लेकिन वही बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उस केस में क्या होगा, वो अंदर तक नहीं जा पाएगा, टेस्ट प्रॉपर तरीके से आ ही नहीं पाएगा हमारे खाने में, है ना। इसलिए कहा जाता है कि खाने का अगर स्वाद लेना हो तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। टेस्ट बड्स कितने होते हैं याद रखिएगा, तो 8000 से 10,000 तक होती हैं, ठीक है ना, लगभग, है ना, ऑलमोस्ट। अब समझिएगा एक बात और, आपको पता होगा फीमेल का जो टेस्ट बड्स होता है ना, नंबर ऑफ टेस्ट बड्स, ये जो होता है ये फीमेल में मेल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इट मीन्स महिलाओं में या लड़कियों में बोला जाए तो क्या होगा, स्वाद कलिकाएं जो होंगी वो ज़्यादा होंगी, और स्वाद कलिकाएं ज़्यादा होने का ही नतीजा होता है, क्या नतीजा होता है कि उनको किसी भी चीज़ का स्वाद का जो फीलिंग्स आता है वो जल्दी आता है। जैसे आपने गोलगप्पे वाली दुकान पे देखा होगा, सबसे ज़्यादा भीड़ किसकी होती है बताओ मुझे? तो लड़कियों की भीड़ होती है। वाई? बिकॉज टेस्ट बड्स ज़्यादा हैं, उनको उस खाने का स्वाद याद भी रह जाता है लंबे समय तक, और स्वाद काफ़ी गहराई से महसूस होता है। नतीजा क्या होता है, बार बार गोलगप्पे वाली दुकान पे चलो, है कि नहीं, बार बार चाट वाली दुकान पे चलो, क्या किया उसमें, इमली का थोड़ा सा मटेरियल डाल दिया, सॉस डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, टेस्ट फीलिंग्स सबसे ज़्यादा टेस्ट बड्स की वजह से कितनी होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो जेंट्स में आपने, यानी मेल पर्सन में आपने देखा 8000 से 10,000, तो उनमें होती है 9000 से लेकर के और लगभग 12,000 टेस्ट बड्स। क्लियर? ज़्यादा होती है ना, मेल के मुकाबले ज़्यादा होती है, इसलिए उनको फीलिंग्स ज़्यादा होती है। किस चीज़ की? किसी भी खाने का स्वाद का जो महसूस करने की कैपेसिटी होती है वो एक मेल के मुकाबले में ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। अच्छा हाँ, लिप की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, लिप जो होता है, लिप के बारे में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। लिप बहुत ज़्यादा
बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको यहीं पर इरेज करके बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में एक बार। तो याद रखिएगा लिप जो होता है इसे होठ बोलते हैं, क्लियर। कहीं कहीं पर होठ भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, समझ जाना आप, है ना। इट डजेंट मैटर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये एक ऐसा पार्ट होता है, लिप एक ऐसा पार्ट होता है जो कि कैसा होता है, नॉन आइलिड, यानी कि तलीय पार्ट नहीं होता है, क्लियर है, नॉन आइली पार्ट होता है, ठीक है ना। एक खास बात और, लिप जो होता है उसका काम क्या करता है, टू होल्ड लिक्विड आइटम्स, इट मीन्स द्रव पदार्थ को रोक कर रखना। इट मीन्स ये क्या करता है, ये लिक्विड आइटम जितना भी हम खाते हैं उसको क्या करता है, ये होल्ड करने का काम करता है। बस लिप का इतना ही काम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, टंग में था, टीथ में था, मैंने आपको समझाया, है ना। ये जो होता है टेस्ट, इसके बारे में, ये जो टेस्ट बड्स जो होता है ये भी हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और ब्रेन से कनेक्टेड होता है तो ये क्या करता है, जो भी हम खा रहे हैं कैसा है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है ना, या कोई और टेस्ट है, उसको क्या करता है, ये ब्रेन तक ये मैसेज देने का काम करता है, ठीक है। और जब कोई टेस्ट ना समझ में आता हम बोल देते हैं क्या, अरे बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्यों, हमें फीलिंग से नहीं आती है कि किस तरीके का टेस्ट है। चलिए, तो ये था हमारे वोकल कैविटी का सारा पार्ट, ठीक है ना, मैंने आपको सब बताया। टंग का काम क्या होता है ना, टंग का मेन काम होता है टेस्ट लेना। दूसरा काम क्या होता है बताइएगा, पहला तो होता है फील टेस्ट, है ना, और यह मैंने आपको बताया था, इसका एक दो काम और देख लेते हैं, ठीक है। पहला तो फील टेस्ट यानी कि टेस्ट महसूस करना। दूसरा काम होता है क्या, मिक्स सलाइवा इन फूड, मतलब क्या करता है, ये सलाइवा को भोजन में मिलाने का काम करता है ना, मिक्स सलाइवा इन फूड, भोजन को क्या करता है, सलाइवा में मिलाने का काम करता है। तीसरा क्या करता है बताइएगा, हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में भी हमारी मदद करता है। जीभ का मेन 3 काम सबसे ज़्यादा यही होता है, तो हम सबको पता ही है, ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ पूछा जाता है किस तरीके का पार्ट्स होता है। और इस वाले हिस्से को जो इस तरीके से करके जो हमारे बर्ड्स बने होते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई, ठीक है। ये क्या करता है, यही हमें टेस्ट फिल कराने का काम करता है। चलिए, तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। एक बार आप पूरा बढ़िया से देख लो, ठीक है ना, और इसको आप नोट कर लो, नोट करके और इन सारी चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिए, है ना। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स को हम फिनिश करते करते धीरे धीरे बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोग भी पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और इस क्लास को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। हमारा डाइजेशन सिस्टम का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वोकल कैविटी, वो यहीं फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगा, है ना, क्या था नेक्स्ट था हमारा फूड पाइप, है ना, जिसे हम इसोफेगस बोलते हैं, ग्रास नली, और उसके बाद फिर जा करके हमारा स्टमक यानी कि आंत के बारे में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हम सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।